गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी का स्वागत है स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी क्लासेस में। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एक बार कंफर्मेशन आ जाए, मेरी आवाज़ और स्क्रीन दोनों आपको सुनाई और दिखाई दे रही है? क्या मेरी वॉइस मिल रही है? ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस टॉपिक जहाँ पर हमने एंड किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने मीन मीडियन मोड के बारे में जाना था, जिसे हम एक लाइन में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। यानी ऐसे मेजर्स जो हमें सेंट्रल के बारे में जो आइडिया देते हैं उन्हें हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो आज की क्लास में हम मीन मीडियन मोड की थोड़ी सी कैलकुलेशन देखेंगे ताकि आपको और आइडिया लग जाए कि मीन का इंटरप्रिटेशन करते समय इनके फार्मूलों से हम कैसे उनको इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। इसके पहले कि हम मीन मीडियन के फार्मूले पढ़ें, कुछ बेसिक चीज़ें और हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। तो आज हम वहीं से अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और सवालों के साथ हम एंडिंग करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स में या फिर किसी भी फील्ड में एक वर्ड यूज़ होता है जिसका नाम है वेरिएबल। वेरिएबल का बहुत रोल है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सबने सुन भी रखा होगा वेरिएबल। तो वेरिएबल है क्या, कितने तरह के होते हैं हम ये जान लेते हैं, और जब भी हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें वेरिएबल का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वैल्यूज़ से। वैल्यूज़ दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती हैं। एक को हम कहते हैं वेरिएबल और दूसरे को हम कहते हैं कांस्टेंट। अगर आप में से किसी ने अपना हाई स्कूल या इंटरमीडिएट हिंदी मीडियम से किया है तो उनके लिए मैं बता दूं, वेरिएबल को हम हिंदी में चर कहते हैं और कांस्टेंट को अचर कहते हैं। चर मतलब जो फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यूज चलती रहे, मूव करती रहे, वो वेरिएबल होता है हमारे लिए। और कांस्टेंट मतलब जो फिक्स रहे। तो वेरिएबल को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आपके मेडिकल के एग्जाम्पल भी हम इस पर सेट करके बताएंगे कि कैसे वेरिएबल के ये दो पार्ट्स अप्लाई करते हैं हम लोग। तो वेरिएबल का जो पहला पार्ट होता है वो कहलाता है डिपेंडेंट, और जो दूसरा पार्ट होता है उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में डिफरेंस क्या है? नॉर्मली हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स से डिनोट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई से डिनोट करते हैं। तो जब भी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे पे डिपेंड होती है तो उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब यहाँ पर हम x और y को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। y को अगर हम क्रॉप मान लें, क्रॉप मतलब एग्रीकल्चर में जो फसल होती है वो, तो क्रॉप किन किन चीज़ों पर डिपेंड होती है और वो भी वेरिएबल हैं, जैसे कि रेन, बारिश, सॉइल फर्टिलिटी, हमारी उपजाऊ मिट्टी कितनी उपजाऊ है, इस पर डिपेंड करती है। तो अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं तो क्रॉप भी अच्छी होगी। अच्छा, इनके इम्पैक्ट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पड़ते हैं। बारिश जितनी ज़रूरत है उतनी होने पर फसल अच्छी होगी, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा होने पर ख़राब भी हो सकती है। तो ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे चलकर कोरिलेशन में। कोरिलेशन में हम दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप की बात करते हैं, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। तो एक एग्जांपल ये हुआ क्रॉप का जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसमें हमने एक्स को वेरिएबल कहा है डिपेंडेंट और वाई को इंडिपेंडेंट। मेडिकल के फील्ड में हम इसे क्या ले सकते हैं? जैसे मेडिकल के फील्ड में हमारे पास एक डायबिटिक पेशेंट है और हम उस डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल आफ्टर इंसुलिन चेक करना चाहते हैं, तो एक्स वेरिएबल को हम मानेंगे कि जो इंसुलिन हम उसको दे रहे हैं ये चेंज होगा, ये कभी फिक्स नहीं होगा, हम अकॉर्डिंग टू नीड उसको इंसुलिन देंगे। और वाई को हम लेंगे शुगर का लेवल क्या है। तो ये वाई हमेशा एक्स पे डिपेंड रहेगा अगर वो डायबिटिक पेशेंट है टाइप 2। दूसरा एक और हम एग्जांपल से समझ सकते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। न्यूली बॉर्न बेबी का हम वाई वेट ले लेते हैं। अब ये वेट किस चीज़ पे डिपेंड होता है? मंथ्स पे, कितने मंथ का है, और उसकी हाइट पे, और भी कई सारे मेडिकल के फैक्टर होंगे जो शायद मुझे नहीं पता लेकिन आप लोगों को बेहतर पता होंगे। तो हमारा जो मेन वेरिएबल होता है वाई वेट, कि बच्चे का जन्म लेते समय वज़न कितना था, और शायद यही बाकी सारी चीज़ों को बताता है कि वो हेल्दी है या नहीं। तो इसीलिए ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
कहने का सीधा सा मतलब है कि डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो बाकियों से इफेक्ट होता है और हम उसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। जैसे कि खेती करते समय हम फसल के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि अगर ये अच्छी नहीं हुई तो सब कुछ बेकार हो गया। इधर हमने जो भी वेरिएबल अप्लाई किए वो सारे बेकार हो गए अगर मेरी फसल नहीं अच्छी हुई। डायबिटिक लेवल अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो इंसुलिन दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, सारी चीज़ें यूजलेस। तो इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी स्टडी में हमको इसे पहचानना भी होता है। जब आप लोग थीसिस वर्क करेंगे तो उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का रोल है। चलिए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं होती हैं। इसको हम एक इक्वेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं। आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ी हो शायद हाई स्कूल में, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, काम चलेगा। लेकिन रिग्रेशन जब हम पढ़ाएंगे आपको तो ये लाइन हम आपको समझाएंगे ये होती क्या है और ग्राफ पे हम इसको कैसे प्लॉट करते हैं और कैसे हम ग्राफ से इसको समझते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये सारी चीज़ें हम आगे कोरिलेशन और रिग्रेशन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक टर्म और आया है जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं। इन a और b को कांस्टेंट कहते हैं। अब हम आते हैं अपने इस कांस्टेंट वाले हिस्से पर। कांस्टेंट दो तरीके के होते हैं। अभी अभी आपने देखे वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। कांस्टेंट भी दो तरीके के होते हैं। एक को हम कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और एक को हम कहते हैं फिक्स कांस्टेंट। तो जिन कांस्टेंट की वैल्यूज़ कभी नहीं बदलती है वो हमारे लिए फिक्स कांस्टेंट कहलाते हैं। जैसे कि पाई, सबने पाई की वैल्यू पढ़ रखी होगी 22/7। सर्किल चाहे जितना छोटा हो या चाहे जितना बड़ा हो, इस पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। नॉर्मल कंडीशन में हम अगर ग्रेविटी की वैल्यू देखें तो ये भी चेंज नहीं होती है, कंडीशन चेंज करने पर ये चेंज होती है, अदरवाइज ये फिक्स रहती है। और भी कई सारे कांस्टेंट हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये हमेशा फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होते हैं? जब हम y और x के बीच में किसी रिलेशनशिप की बात करें और इस रिलेशनशिप को हम कुछ कांस्टेंट के थ्रू भी प्रदर्शित करें तो ये कांस्टेंट कहलाते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और ये सबके लिए अलग अलग होंगे। समझने के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने एक क्लास का टेस्ट लिया 10 बच्चों का, तो इन 10 बच्चों का हमने बताया एवरेज स्कोर 15 है आउट ऑफ 20। एवरेज स्कोर 15 है तो हम थोड़ी देर के लिए इसको ए मान सकते हैं, यानी ये स्कोर सबका आया है। अब y की वैल्यू इफेक्ट होगी एक रैंडम वेरिएबल x से। एवरेज स्कोर सबका आया है, ये x है, हम इसको कह सकते हैं हार्डवर्क कह सकते हैं या लक कह सकते हैं, यानी जिसके थ्रू y बढ़ेगा। y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब टोटल स्कोर, x मतलब ऐसा कोई फैक्टर जिसकी वजह से एवरेज स्कोर से ये स्कोर बढ़ गया। तो इस वाले टर्म को हम इंटरसेप्ट टर्म या फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। ये रिलेशनशिप में हमारी मदद करता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में। तो आई थिंक वेरिएबल का और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है इससे रिलेटेड। चलिए ठीक है, आते हैं हम वेरिएबल के और टाइप्स पर। वेरिएबल के दो टाइप होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जब हम वेरिएबल की वैल्यू क्वांटिटी में कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट, हम इसको हमेशा क्वांटिटी में बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि कितना एक्सीडेंट हुआ, कितनी चोट लगी, ये बताएंगे कि कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ। या फिर मार्क्स की बात कर लें तो ये सारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैं। इसी तरीके से क्वालिटी में जैसे डांसिंग स्किल है या फिर ऑनेस्टी है, ब्यूटी है, ये सारे क्वालिटेटिव स्किल है। इनको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, बट ये बता सकते हैं कि किस में कम है या किस में ज़्यादा है, यानी इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके अलावा वेरिएबल को दो पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। क्या हम लोगों ने पिछली क्लास में इसकी चर्चा की थी, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस की? नो सर। अच्छा चलिए ठीक है, तो हम आज इस पर अपना डिस्कशन करते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? डिस्क्रीट वेरिएबल वो होते हैं जो इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होने चाहिए, इंटीजर्स मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5,
ये सारे हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। हमने इसमें से नेगेटिव वाले सारे हटा दिए हैं, -1, -2, -3 ये सारे हटा दिए हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं और इनकी वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है। जैसे अगर हम किसी का शुगर लेवल देखें, नॉर्मल वाला जो हम लोग रीडिंग लेते हैं ग्लूकोमीटर से, तो ग्लूकोमीटर की रीडिंग हमेशा कैसी आती है, 253, 144, 305 इस तरह से आती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ग्लूकोमीटर की रीडिंग ऐसी आए 251.6। लेकिन अगर हम इसी को HB1AC पे लें तो इसकी रीडिंग कितनी आती है, 5.3, 7.2, यानी आपको दिख रहा होगा फ्रैक्शन में आती है। तो जो वैल्यूज़ केवल इंटीजर्स वैल्यूज़ अटेंड करें, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, उनको हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, और जो इंटीजर्स के साथ साथ पॉइंट्स की वैल्यूज़ भी अटेंड करें उन्हें हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल के और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि हम लोग मार्क्स ले सकते हैं। हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट पे सबके मार्क्स हमेशा इंटीजर्स में रहें, लेकिन अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो वो कॉन्टिन्यूअस में भी जाते हैं, यानी फ्रैक्शन में भी जाते हैं। और नंबर ऑफ प्लेन एक्सीडेंट इन अ कंट्री, नंबर ऑफ सुसाइड इन अ सिटी, ये सारे हमारे डिस्क्रीट के एग्जाम्पल हैं। कंटिन्यूअस में क्या क्या है देखते हैं। कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है एज। हम लोग अपना एज एक वेरिएबल है जो मेडिकल की फील्ड में हमेशा लेते हैं। जब भी हम किसी पेशेंट की बात करते हैं तो 2-3 चीज़ों की बात हमेशा करते हैं। पहला उसका एज क्या है, दूसरा उसका वेट क्या है, तीसरा उसका बीपी क्या है। बीपी ज़रूर मेज़र किया जाता है। तो अगर हम बात करें बीपी की, तो बीपी एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, हमेशा इंटीजर्स में लिखा जाएगा, 70, 110, 80, 120 इस तरीके से। जबकि एज और वेट की बात करें तो लिखे तो ये डिस्क्रीट में जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं। वेट अगर किसी का आया है 72.160 तो हम उसको 72 लिख देते हैं, यानी डिस्क्रीट में लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होते हैं। एज की बात करें तो एज अगर किसी की 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो तो हम इसे डिस्क्रीट कह सकते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि कोई सीधे 1 साल का हो फिर 2 साल का हो? जब भी आप उसकी एज पूछेंगे वो भले आपको बताए 24, लेकिन एक्चुअल में उसकी एज उस समय 24 से थोड़ा ज़्यादा होगी, यानी 25 कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन 24 से थोड़ा ज़्यादा होगी। जैसे कि 24 साल 2 महीने 4 दिन इस तरीके से। तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी एज हमारा एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, वेट कंटिन्यूअस वेरिएबल है। और अगर हम बात करें प्रेशर की, टेम्परेचर की, तो ये सारे हमारे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैं। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल को लेकर अगर किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो अब आगे की क्लासेस में हम मीन और मीडियन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। मीन और मीडियन को कैलकुलेट करना हम सीखें इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि जब भी हमको कोई डेटा दिया जाता है तो उसको हम थ्योरी में कैसे इंटरप्रेटेट करते हैं। जैसे अगर किसी एक आदमी का हम 5 बार टेस्ट लें और उसका हम स्कोर यहाँ नोट कर दें 20, 30, 10, 5 एंड 0, तो ये स्कोर सिर्फ इस पर्टिकुलर इंसान का है, इसी का है। यानी अगर हम इसका मीन कैलकुलेट करेंगे तो इसकी हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर हमें मीन का एक फार्मूला बनाना हो तो क्या करें? तो मीन का फार्मूला बनाने के लिए हम एक वैल्यू असाइन करते हैं। अब उस वैल्यू को हम नाम क्या देने जा रहे हैं, एक्स। अब आपने अभी अभी ऊपर पढ़ा एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल इस इंसान के लिए इसकी 5 वैल्यूज़ आई हैं। अगर किसी दूसरे का टेस्ट लेते तो कुछ वैल्यूज़ और आती, यानी ये बात तो तय है कि ये वैल्यूज़ कभी फिक्स नहीं रहेंगी, चेंज होती रहेंगी अकॉर्डिंग टू टाइम बिटवीन द रेंज होगी। एक हम अगर ले लें 0 से 30 नंबर का टेस्ट है तो इस एक्स की वैल्यू इसी के बीच में रहेगी, तो ये इसकी रेंज हो गई और फिक्स नहीं होगी, इसलिए ये वेरिएबल है। तो जब हम एक्स असाइन करते हैं तो थ्योरी में हम कैसे लिखते हैं, अब कोई भी इंसान हो उसका अगर हमने 5 बार टेस्ट लिया तो हम मान लेते हैं कि पहली बार में उसका जो नंबर आया वो x1 है। x1 इज़ द रिप्रेजेंटेशन विच टेल अस द नंबर ऑफ दैट कैंडिडेट इन फर्स्ट टेस्ट। ये उस व्यक्ति का पहले टेस्ट में आया हुआ स्कोर है। x2 मीन्स सेकेंड टेस्ट में आया हुआ स्कोर, x3 मीन्स, अब ये x3, x4, x5 की वैल्यू अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होंगी और हम इन पर बेस्ड होकर अपना न्यूमेरिक फार्मूला बना लेंगे जो हम हर केस में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस x को हम यहाँ पर नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक, यानी हमने कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू ये डेटा कलेक्ट किया। तो यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को कह रहे हैं स्कोर इन अ टेस्ट। हम इस x को वेट भी कह सकते हैं, यानी अगर हम
एक ग्रुप में सभी लोगों का वेट लेकर उसका एवरेज निकालना चाहें तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हो गई वेट। तो वेट कैरेक्टरिस्टिक बन सकती है, यानी कुछ भी जिसका भी हम डेटा कलेक्ट करें वो हमारे लिए एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब फार्मूले की बारी। तो मीन का फार्मूला हम लोगों ने ऐसे समझा था कि जितनी वैल्यूज़ हैं इनको अगर हम ऐड कर लें और ऐड करने के बाद जितनी ये वैल्यूज़ है उससे हम डिवाइड कर दें तो हमारा मीन का फार्मूला बन जाता है। तो ऐड करने के लिए मैथमेटिक्स में जो सिंबल यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ये, इसको हम सिग्मा कहते हैं या फिर समेसन कहते हैं। समेसन में हम ये बताते हैं कि वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक ऐड करनी है। हमने लिखा आई गोइंग फ्रॉम 1 to 5, इसका मतलब 1 से लेकर हमको 5 तक की वैल्यूज़ ऐड करनी है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स आई। इसको अगर हम ओपन करें तो ऐसे लिख पाएंगे, आई की पहली वैल्यू 1, समेसन का मतलब होता है ऐड करना, आई की दूसरी वैल्यू 2, फिर समेसन का मतलब ऐड करना। इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज़ को ऐड करने को इस फॉर्म में लिखते हैं। ये एब्रीविएटेड फॉर्म है इस वाली लाइन का। अगर ये 100 लोग होते तो हमको इनको ऐसे लिखना पड़ता, तो बहुत जगह चाहिए होती, लेकिन 100 लोगों के सम को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई गोइंग फ्रॉम 1 to 100 एक्स आई, वेयर एक्स आई इज़ द नंबर ऑफ ith person. If I is equal to 1 then it is the number of first person, I is equal to 2 then second person. अब मीन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको उतने से ही डिवाइड कर देंगे जितने लोगों का ये सम था। यहाँ पर हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो जनरल केस में हम मान लेते हैं कि हमारे पास n पर्सन है या n वैल्यूज़ हैं, तो हमारा जो मीन का फार्मूला बनता है वो बनता है 1/n समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई। और मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नॉर्मली कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बार लगाकर इसको डिनोट करते हैं, या फिर हम सिंपली इसको मीन भी लिख सकते हैं। तो मीन को समझना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि आगे की क्लासेस में जब हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पर डिस्कशन करेंगे तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मीन का फार्मूला सभी को क्लियर हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये मीन का वो फार्मूला है जब हमारा डेटा अनग्रुप्ड फॉर्म में हो। अनग्रुप्ड का मतलब अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो सबके अलग अलग नंबर हमको पता थे, लेकिन हमने डेटा को लिखने का एक और तरीका सीखा है, वो तरीका है ग्रुप्ड फॉर्म, यानी फ्रीक्वेंसी के केस में। तो फ्रीक्वेंसी के केस में x और इसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होता है। x मतलब 5 नंबर पाने वाले 2 बच्चे थे, 10 नंबर पाने वाले 5 बच्चे थे, 15 नंबर पाने वाले 10 बच्चे थे और 20 नंबर पाने वाला 1 बच्चा था। इस तरीके से अगर हमारा डेटा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया हो तो अब की बारी हम क्या करेंगे, फार्मूला कैसे चेंज हो रहा है, लेकिन फार्मूले का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो वही रहेगा। हमको सबका सम करना है और जितने लोग हैं उनसे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो हम इस डेटा में ये पता करें कि हमारे पास वैल्यूज़ कितनी हैं। तो 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग और 1 लोग, यानी अगर हम इस f को जोड़ें तो हमको ये पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। 7, 1, 8 और 10 यानी 18। हमको इन 18 लोगों का डेटा दिया हुआ है। अब 5 नंबर वो हैं जो 2 लोगों के आए हैं, तो हम इसको 2 बार ऐड करेंगे, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 2, तो हमारा दोनों लोगों का नंबर ऐड हो जाएगा। 10 वो नंबर है जो 5 लोगों के आए हैं, तो या तो हम इसको 5 बार लिखें या फिर सिंपल तरीके में हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी अगर हमको टोटल स्कोर चाहिए तो हम x और f को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो पहले कैंडिडेट का, यानी पहली x की जो वैल्यू थी उसका सम आया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी वैल्यू का सम आएगा, यानी हमको ओवरऑल इसको सम करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, समेसन x × f, या फिर हम इसको समेसन fx भी लिख सकते हैं, जहाँ पर f शो करता है फ्रिक्वेंसी को, x शो करता है वैल्यू को। और इसको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से हमें डिवाइड करना है, यानी हमें इसको सिग्मा f से डिवाइड करना है। तो इन केस ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन का फार्मूला ये होगा, x बार इक्वल टू सिग्मा fx डिवाइडेड बाई सिग्मा f। सिग्मा का मतलब है ऐड करना, f और x का मतलब है मल्टीप्लाई करना। तो सभी को क्लियर हो गया मीन का ये फार्मूला? यस सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकेंड वाले पे आते हैं, मीडियन पे। अगर न्यूमेरिकल की ज़रूरत है करवाने की तो मैं 1-2 न्यूमेरिकल करवा दूँ एक्सेल पे, या फिर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मीन में शायद कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। बस नंबर्स को ऐड करना है और जितने वो हैं उनसे डिवाइड करना है। फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है फ्रीक्वेंसी और वैल्यू को, फिर टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना है। आते हैं हम मीडियन के फार्मूलों पे। तो मीडियन का फार्मूला हम दोनों केसेस में देखेंगे। फ्रीक्वेंसी के केस वाला आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप स्टैट्स के प्योर स्टूडेंट नहीं हैं,
तो बस हमको इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपके पेपर जो मुझे एक दिया गया है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सेंट्रल टेंडेंसी के जो भी मेजर हैं उनको एक्सप्लेन करिए। तो आंसर राइटिंग में आप थ्योरी लिखने के साथ साथ अगर फार्मूले भी मेंशन कर देंगे तो शायद आंसर परफेक्ट होगा। तो फार्मूले भी लिखिएगा और अगर हो सके तो एक दो एग्जांपल भी दे दीजिएगा, बहुत ही छोटी वैल्यूज़ का, 4 वैल्यूज़ का या 5 वैल्यूज़ का, कि कैसे मीन और मीडियन कैलकुलेट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो अगर इवन हो तो हम दूसरा फार्मूला यूज़ करते हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर वो ऑड हो तो हम दूसरा फार्मूला यूज़ करते हैं। इवन ऑड आई थिंक सबको क्लियर होगा। जब हमारी संख्या या नंबर 2 से डिवाइड हो जाए तो हम उसे इवन कहते हैं, और अगर ना हो तो हम उसे ऑड कहते हैं। ऑड में हम लिख लेते हैं 1 3 5 7 एसेट्रा। इवन में हमारे पास होगा 2 4 6 8 एसेट्रा, इस तरह के नंबर। तो अगर n की वैल्यू 30 है तो इसका मतलब ये इवन है, और अगर n की वैल्यू 33 है तो इसका मतलब ये ऑड है। इवन और ऑड के केस में फार्मूला क्या बनता है? मीडियन की डेफिनेशन थी, मीडियन इज़ द मिड वैल्यू। अगर हमने 5 वैल्यूज़ लिखी हैं तो 2 हम इधर छोड़ देते हैं और 2 इधर छोड़ देते हैं, मिड में आया ये, यानी ये बन गया मीडियन। लेकिन अगर हम 6 वैल्यूज़ लिख रहे हैं तो हम 3 इधर छोड़ देंगे और 3 इधर छोड़ देंगे, बीच में तो कोई नहीं आया। तो इस केस में मीडियन क्या होगा, यानी ये इवन का केस है। तो हम इन दो वैल्यूज़ का एवरेज मतलब जो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा, इन दो वैल्यूज़ का एवरेज लेते हैं और बताते हैं कि वो वैल्यू मीडियन होगी जो इन दोनों का एवरेज होगी, यानी इनको जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। आते हैं फार्मूलों पर। तो यहाँ पर मीडियन का फार्मूला क्या बनेगा? अगर हमारे पास n इवन है तो हम पहले ऑड का फार्मूला देखेंगे। ऑड के केस में हमारा फार्मूला बनता है n+1/2th टर्म। जैसे हमारे पास n की वैल्यू दी हुई है 33, तो कौन सा टर्म ऐसा है जो हमारी मीडियन बनेगा? हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 33 + 1/2th टर्म, ये आएगा 17, यानी जो 17th नंबर पे टर्म होगा वो बनेगा मीडियन। मीडियन को कैलकुलेट करने की प्रायर कंडीशन है कि दिए हुए डेटा को हम अरेंज करते हैं, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। नॉर्मली हम असेंडिंग ऑर्डर यूज़ करते हैं। चलिए 5 वैल्यूज़ का हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ थी 33, 31, 50, 20 एंड 10। हमको इसका मीडियन कैलकुलेट करना है, तो हमको n की वैल्यू कितनी दी है? 5 अगर वैल्यू दी है तो हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। 5 + 1 / 2th वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी 3, यानी थर्ड वैल्यू कौन सी होगी? तो हम इसके लिए इसको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 31, फिर 33, देन 50। तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर पे वैल्यू आ रही वो है 31। थर्ड वैल्यू ही बनेगी हमारी मीडियन, और इसकी वैल्यू होगी कितनी? 31। यानी यहाँ पर ये मीडियन नहीं है, ये बता रहा कि कौन से नंबर वाली वैल्यू मीडियन है। तो मीडियन एक्चुअली में आएगा ये थर्ड वैल्यू। इसमें कन्फ्यूज़न होती है, कभी कभी बच्चे क्वेश्चन करते समय डायरेक्ट यही मीडियन लिख देते हैं जो निकल के आता है, जबकि हमको अपने डेटा में इस पोजीशन पे आने वाली वैल्यू को लिखना होता है। आते हैं इवन के केस में। तो इवन के केस में हम कैसे करेंगे? जो भी हमारी nth वैल्यू होगी, n/2th वैल्यू, और n/2 + 1th वैल्यू, हम इसका लेंगे एवरेज। ये हमारा इवन के केस में है। अब देखते हैं इवन के केस का एक एग्जांपल। मान लेते हैं हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं, 6, 10, 8, 4, 1 एंड 0। हमको इसका मीडियन कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई है 6, हम पुट कर देते हैं फार्मूले में। 6/2th वैल्यू प्लस 6/2 + 1th वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। 6/2 मतलब थर्ड वैल्यू, और यहाँ पर आएगा 6/2 3 + 1 4, यानी फोर्थ वैल्यू। अब थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू हमें अपने डेटा से लेनी है। तो डेटा में पहली वैल्यू ये है, दूसरी ये है तीसरी, और ये है चौथी। यानी तीसरी वैल्यू की जो थर्ड वैल्यू उसका मान कितना है? 4 है, और जो फोर्थ वैल्यू है वो है 6। तो हमारा मीडियन क्या आने वाला है? 10/2 मीन्स 5। ये आया हमारा मीडियन इन केस ऑफ इवन। अब अगर हम इस डेटा को अरेंज करके
देखना चाहें कि क्या ये मिड की वैल्यू है 0, 1, 4, 6, 10, सॉरी 8, असेंडिंग ऑर्डर में 10 लास्ट में आएगा। 3 वैल्यूज़ हमने इधर छोड़ दी, 3 वैल्यूज़ हमने इधर छोड़ दी। अब इन दोनों का हमने लिया एवरेज और आ गया हमारा मीडियन। तो मीडियन के साथ ये भी एक ड्रॉबैक है कि कभी कभी ये डेटा की वैल्यू से अलग भी हो जाता है। अब अगर इस केस में देखें तो 5 हमारा डेटा में है ही नहीं, फिर भी 5 मीडियन कैलकुलेट होके आया है। तो मीडियन में किसी को अगर कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, क्लियर है सभी को। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने मीन मीडियन का कैलकुलेशन देखा और वेरिएबल के बारे में जाना। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को आज कंटिन्यू किया जाए या फिर अगले टर्म के लिए? चलिए बताइए, फिर हम उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। वेरिएंस एक ऐसा टर्म है जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने लोगों ने आज तक कोई भी पढ़ाई नहीं की है या कभी कोई बिजनेस किया है बिना पढ़े, तो उनके लिए भी ये टर्म इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एक किसान की बात करें तो उसके लिए भी ये टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली में वेरिएशन एक ऐसा टर्म है जो होता तो है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए तो परेशान भी करता है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? वेरिएशन के ज़्यादा होने से हम जो भी अनुमान लगाते हैं या एस्टिमेशन करते हैं वो फेल होता है। जैसे हमने डेटा लिया पुराना, मान लेते हैं हम किसी एक किसान की 10 साल की फसल ले रहे हैं, तो इस साल आया 4 क्विंटल, फिर आया 6 क्विंटल, फिर आया 0, मतलब फसल नहीं हुई किसी वजह से, फिर आया 10, फिर आया 12। तो अगर किसान अपने अगले साल वो कितनी फसल पाएगा इसका अनुमान लगाना चाहे तो वेरिएशन कम है तो अनुमान सही होगा, और वेरिएशन ज़्यादा है तो उसका अनुमान गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वेरिएशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे क्रिकेट में 2 प्लेयर हैं हमारे पास, एक हम ले लेते हैं विराट कोहली और एक ले लेते हैं चेतेश्वर पुजारा। तो विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा का अगर हम 5 इनिंग का स्कोर लिखें तो आप मुझे बताइएगा कि किस बैट्समैन पे हम ज़्यादा भरोसा करें। चलिए, टेस्ट की पहली इनिंग में इनके 300 रन थे, दूसरी में 12, अगली में 130, फिर 0, फिर 0। विराट कोहली का स्कोर हम लिख रहे हैं 100, 80, 120, 100 और 90। तो कौन से प्लेयर को हम इस भरोसे के साथ भेज सकते हैं कि अगर वो जाएगा तो स्कोर करके आएगा? पहले वाले को या फिर दूसरे वाले को? फर्स्ट को, क्योंकि फर्स्ट वाले का स्कोर हमें दिख रहा है कि ज़्यादा वैरी नहीं कर रहा है, यानी इस पे भरोसा करना हमारा ज़्यादा होगा। तो वेरिएशन एक ऐसा टर्म होता है जो हमें अगर किसी भी डेटा में दिखता है तो हम जानना चाहते हैं कि ये वेरिएशन किस वजह से आ रहा है। जैसे किसान की फसल में अगर वेरिएशन आया तो वो जानना चाहेगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस साल हमारा 4 से 6 हुआ, फिर अगले साल 0 हो गया। तो वो उस वजह की तलाश करेगा और उसको हटाने की कोशिश करेगा। तो हटाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या वो वेरिएशन को कभी ख़त्म कर पाएगा? तो वेरिएशन कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ये ह्यूमन हैंड के कंट्रोल के बाहर है कि हम इसे ख़त्म कर दें, क्योंकि वेरिएशन नेचर में है। नेचर में देखिए, अगर हम देखें, बात करें जेनेटिकल की, तो एक ही माता पिता के 4 बच्चे होते हैं और चारों एक जैसे नहीं होते हैं। तो जब नेचर वेरिएशन कर रहा है तो इंसान उसे कैसे ख़त्म कर सकता है? यानी डेटा में वेरिएशन होगा। हम बस क्या करना चाहते हैं, इस वेरिएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं और इस वेरिएशन की वजह जानना चाहते हैं। अब अगर चेतेश्वर पुजारा को कंसिस्टेंट प्लेयर बनना है तो ये क्या करेंगे, ये अपने स्कोर को एक जैसा करने की कोशिश करेंगे। कभी कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर उसके पास भी पहुंच रहे हैं तो भी बहुत है। तो वेरिएशन को कंट्रोल करने की जो टेक्निक होती है उसे भी आप लोगों को थोड़ा बहुत जानना है, जिसका नाम है एनोवा। नाम तो सुना ही होगा सब लोगों ने। इसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर थीसिस वर्क हो रही है तो लास्ट में हम अपने डेटा को समराइज़ करते हैं इसी टेबल में। इसको हम कहते हैं एनोवा टेबल। और ये टेबल कुछ और नहीं बताती है, बस ये बताती है कि वेरिएशन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था और किसकी वजह से कितना वेरिएशन आया। तो वेरिएशन को समझने के लिए हम एक मॉडल समझ लेते हैं। पहले मॉडल में हम एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं और इस वैल्यू को हम कह रहे हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू।
दूसरी एक वैल्यू हम और ले रहे हैं, इसको हम एक्सपेक्टेड कह रहे हैं। जब ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड के बीच में डिफरेंस होता है तो इस डिफरेंस को हम नाम देते हैं एरर। और अगर ये एरर बढ़ती चली जाए तो वेरिएशन भी बढ़ता है, और अगर ये एरर कम हो जाए तो वेरिएशन भी कम होता है। अब एग्जांपल, ऑब्जर्व्ड वैल्यू मतलब सपोज़ करिए कि हम अपने घर से अपने इंस्टीट्यूट के लिए निकलते हैं और हमने ये अनुमान लगाया कि रास्ते में हमें 10 मिनट लगेंगे, लेकिन जब हमने स्कूल पहुंचकर कॉलेज पहुंचकर घड़ी देखी तो हम 12 मिनट में पहुंचे। तो अगले दिन हमने क्या किया, हमने कहा 2 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, आज हम थोड़ा जल्दी निकलेंगे। यानी आज का हमारा अनुमान था कि 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन 8 मिनट में पहुंच गए। तो ऑब्जर्व वो वैल्यूज़ होती है जो किसी एक्सपेरिमेंट के होने के बाद हमें मिलती है, और एक्सपेक्टेड वो वैल्यू होती है जो हम पहले से सोच लेते हैं कि इतने समय में काम होने वाला है। यानी ये हमारी एक तरह से एस्टिमेटेड है। तो जब इनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा हो जाए, अब अगर कोई ये सोच रहा है कि हम 10 मिनट में स्कूल पहुँचेंगे और पहुँचे 30 मिनट में, तो ये एरर बढ़ गई। ये एरर बढ़ेगी तो इससे नुकसान क्या होगा, क्लास छूटेगी या और भी जो पनिशमेंट वगैरह है, इससे कुल मिलाकर नुकसान होगा और टाइम भी वेस्ट हो रहा है, क्योंकि 20 मिनट अगर जल्दी पहुँच गए तो वो 20 मिनट वेस्ट हो गए। तो हम बस यही करना चाहते हैं कि अपने एक्सपेक्टेड में और ऑब्जर्व के बीच के डिफरेंस को कम करना चाहते हैं, और अगर ये हम कम कर पाते हैं तो एक तरह से हम वेरिएशन को भी कम कर सकते हैं। किसान उम्मीद करता है कि अगले साल हम 10 क्विंटल फसल पैदा करेंगे, लेकिन अगर ये होती है 6 क्विंटल या 15 क्विंटल तो वेरिएशन ज़्यादा है, लेकिन अगर ये 9 होती है या 11 होती तो उसका वेरिएशन सही है। इसका मतलब वो अगले आने वाले सालों में जो जो अनुमान लगाएगा, वेरिएशन चूंकि कम था तो उसके अनुमान सही निकलेंगे। वेरिएशन को हम और थोड़ा सा समझेंगे एक और एग्जांपल से। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं सोर्स ऑफ वेरिएशन की, यानी वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से वेरिएशन आता है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने 3 स्कूल के बच्चों का एक टेस्ट कंडक्ट करवाया। एक स्कूल हम ले लेते हैं CMS, एक ले लेते हैं जयपुरिया, और एक अपना प्राइमरी स्कूल ले लेते हैं। यहाँ के हमने कुछ बच्चों का एक टेस्ट लिया। तो हमको 2 तरीके से यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलेगा। एक वेरिएशन वो जो विद इन स्कूल हो रहा है, एक स्कूल के बच्चे एक ही टीचर से एक ही समय में पढ़ने के बाद भी एक जैसा स्कोर नहीं ला पाते हैं, इस वाले वेरिएशन को हम कहते हैं विद इन वेरिएशन। और एक वेरिएशन वो होगा जो अलग अलग स्कूल के बच्चों में हो रहा होगा। इसका हम रीज़न जान सकते हैं, अलग अलग स्कूल में पढ़ाने की टेक्निक अलग अलग है, इसकी वजह से स्कोर में डिफरेंस आ रहा है। जयपुरिया वाले अलग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, CMS वाले अलग, और प्राइमरी वाले अलग, तो इनके बीच में डिफरेंस हो सकता है। ये वेरिएशन का एक सोर्स है जिसको हम कह सकते हैं लेवल ऑफ स्कूल। स्कूल का लेवल अलग अलग है, इस वजह से वेरिएशन आ रहा है। लेकिन दूसरा वेरिएशन क्यों आया, जब एक ही स्कूल के सारे बच्चे एक ही टीचर से एक ही साथ पढ़ रहे थे तो इनके स्कोर में डिफरेंस क्यों आया। सेम तो नहीं होगा, ये तो सबको क्लियर है, क्योंकि सबने अब तक यही देखा ही है, एक स्कूल के सारे बच्चों का स्कोर अलग अलग ही आता है। तो इस वेरिएशन को हम कहते हैं एरर। यानी ये एक ऐसा वेरिएशन है जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, कितनी भी कोशिश कर लें। तो एरर वाला जो हिस्सा होता है वो हम मान लेते हैं कि इतना होगा ही होगा, बट एरर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ का वेरिएशन तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ये मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। यानी एक ही वैल्यूज़ के आसपास सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए। जैसे मीन मान लो 15 है तो सारे बच्चों के नंबर इसी के आसपास होंगे, तो हम कहेंगे ये वेरिएशन एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल आता है। गवर्नमेंट क्या करती है, बच्चों में बराबरी करने के लिए सारे स्कूलों में टीचिंग टेक्निक को सेम अप्लाई करवाती है। यानी उसने सोर्स ऑफ वेरिएशन को पकड़ा और इसको सेम कर दिया ताकि सारे बच्चे एक जैसे आगे बढ़ सकें। ये वेरिएशन बच्चों के लिए अच्छा नहीं था, अगर किसी का स्कोर कम रह रहा है तो उसके लिए नुकसानदायक है। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ वेरिएशन का रोल आया। एग्रीकल्चर के फील्ड में किसान देखता है कि हमने एक साल जब अपनी फसल बोई तो हमने कितना पानी लगाया, कितनी खाद डाली, और हमारी फर्टिलिटी क्या थी। इसके हिसाब से वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और नेक्स्ट ईयर वो देखता है कि किस वजह से क्या कमी आई, यानी सोर्स ऑफ वेरिएशन को पकड़ता है और उसको दूर करने की कोशिश करता है ताकि उसकी फसल उतनी ही हो सके जितनी कि उसने उम्मीद की थी। तो ये है वेरिएशन का कॉन्सेप्ट। अब वेरिएशन के कॉन्सेप्ट की स्टडी करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब इनके फार्मूलों पे हमारा डिस्कशन अगली क्लास में होगा। हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले आपको बताएंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और थोड़ा बहुत इनोवा टेबल के बारे में भी बताते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक नई क्लास के साथ।
थैंक यू, जय हिंद।